विठ्ठलराव शिंदे कला महाविद्यालय टेंभुर्णी IQAC अंतर्गत हिंदी विभाग ऑनलाइन प्रमाण पत्र कोर्स, जिस कोर्स का नाम है नाट्यशास्त्र। मैं पटल पर जितने भी विद्वान हैं उन विद्वानों का तहे दिल से स्वागत करता। आज का विषय है नाटक में रंगमंच और अभिनय। न्याय देने के लिए पटल पर विद्वान रंगकर्मी, हिंदी की अध्यापिका प्राध्यापक ममता बोली जी उपस्थित है। मैं मेरे कॉलेज की ओर से, मेरे विभाग की ओर से, मेरी संस्था की ओर से और पूरे हिंदी अध्ययन मंडल शोलापुर विश्वविद्यालय के अध्ययन मंडल की ओर से उनका दोबारा स्वागत करता। साथ ही साथ पटल पर मौजूद हमारे प्रेरणा स्रोत श्रद्धेय डॉक्टर महेंद्र कदम, जिनके बिना इस समारोह का आयोजन संभव ही नहीं था, क्योंकि हमेशा सकारात्मक दृष्टि अपने स्टाफ को देकर धीरे धीरे मंजिल की ओर बढ़ाने का उनका अंदाज, उससे हम वाकिफ है, परिचित है। मैं उनका भी स्वागत इस समारोह के अंतर्गत करता। मुझे आज खुशी है कि प्रमाण पत्र कोर्स ऑनलाइन, और वो भी नाट्यशास्त्र का, और ये अंतिम लेक्चर है। इस अंतिम लेक्चर को न्याय देने के लिए जिस वक्ता को हमने निमंत्रित किया है, उस वक्ता के संदर्भ में अथवा उस वक्ता का परिचय देना मैं अपना फर्ज और कर्तव्य समझता। ममता जी जो आज के वक्ता है, उन्होंने स्नातकोत्तर की डिग्री हिंदी में हासिल की है। यह सेट एग्जाम पास है, बीएड है और कथक विशारद है। ये भाषण कर्मी है। भाषण प्रतियोगिता में इन्होंने अनेक बख्शिश प्राप्त किए हैं। इतना ही नहीं, रंगमंच पर खेली जाने वाली जो एकांकिका है, इस एकांकिका के अंतर्गत अभिनय के अनेक बख्शिश इन्होंने प्राप्त किए हैं। यह कथक नृत्य कला के अंतर्गत विशारद है। राज्य स्तर पर हो, विश्वविद्यालय स्तर पर हो, अनेक कलाओं में इन्होंने हिस्सा लिया था और साथ ही साथ यह एक विजेता कलाकार है। आप शास्त्रीय नृत्य, कथाकथन, काव्य पठन, अभिनय, दिग्दर्शन आदि कलाओं में माहिर है। बड़े बड़े समारोह का सूत्र संचालन बहुत ही जादुई ढंग से सफलता के साथ आपने किया है। आप सभी प्रांतीय समाचार पत्रों में लेखन करती आई। रेडियो पर आपके अनेक कार्यक्रम हो चुके हैं। साथ ही साथ विश्वविद्यालय आयोजित जो यूथ फेस्टिवल होता है, इस यूथ फेस्टिवल का आप बेहद सुंदर चेहरा रह चुकी हो। आपने खुद रंगमंच पर अभिनय किया, उसके उपरांत आपने दिग्दर्शन भी किया है। एज अ कोरियोग्राफर वहां भी आप सफल हो। मुझे सभी लोगों को बताते समय यह खुशी होती है, एक सफल कलाकारा जिनके अनुसंधान का विषय भी बेहद सुंदर है और वो भी नाटक से संबंधित है। हमने
ममता जी का चयन डॉक्टर गिरीश काशिद जी के कहने पर किया। जिस दिन मैं उनके साथ इस विषय को लेकर बोल रहा था, उनकी जुबान से झरने वाले शब्द माने महकते हुए फूल हो अथवा टपकता हुआ शहद, उस दिन मुझे लगा था कि इस विषय को न्याय देने के लिए सही व्यक्ति के साथ मैं बात कर रहा हूं। इनके अनुसंधान का विषय स्वदेश दीपक के नाटकों का रंगमंची अध्ययन, और आज प्रमाण पत्र कोर्स के अंतर्गत इनको दिया गया विषय नाटक में रंगमंच और अभिनय। ममता जी, आप सही में एक संवेदनशील कलाकार आप, और संवेदनशील कलाकार जिसके जादुई शब्दों को सुनने के लिए सभी इस कोर्स में जिन्होंने अपना नाम दर्ज किया है, वह सभी छात्र और छात्राएं आपको सुनने के लिए उत्सुक है। मैं फिर से एक बार मेरी कॉलेज की ओर से, मेरी विभाग की ओर से, मेरे संस्था की ओर से, और पटल पर जितने भी छात्र छात्राएं हैं और साथ ही साथ जितने अध्यापक हैं, इन अध्यापकों की ओर से ममता जी, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप अभिव्यक्ति के लिए बिल्कुल निमंत्रित हो। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने परिचय दिया, लेकिन पहले ही मैं बता दूं कि इतना मेरा कार्य नहीं है। आज की तो मेरी परिस्थिति कुछ भिन्न है, क्योंकि मेरे सारे गुरुवर्य मेरे समक्ष है। अभी डॉक्टर महेंद्र कदम सर जी को मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ, वे गुरुवर्य है। डॉक्टर जेडी बिराजदार सर जी यहाँ पे है। तो इन सभी के समक्ष मैं कुछ सीखने की कोशिश रही है। हिंदी भाषा से लेकर जो साहित्य की थोड़ी बहुत मैं रुचि रख पाती हूँ, तो उसमें इन सभी का योगदान बहुत मौलिक है। तो इन सभी के समक्ष मुझे अपने विचार रखने का अवसर आपने दिया, इसलिए सर्वप्रथम मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। प्रधानाचार्य डॉक्टर महेंद्र कदम सर जी, प्राध्यापक झाकिर हुसैन मुलानी सर जी, आपके प्रति मैं सर्वप्रथम आभार ही व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आपने मुझे एक अवसर दिया कि जो विषय केवल एक मैं पढ़ती नहीं हूँ, तो जो विषय मैं जीती हूँ, जिसमें मेरी रुचि है, उस विषय को आपके सम्मुख रखने का यह एक मेरा प्रयास रहेगा। आशा है कि मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरी उतरूं। तो सर्वप्रथम मैं आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। 5 वर्ष की आयु से मैं इस रंगमंच पर सक्रिय रही हूँ, लेकिन उसे एक व्याख्यान के माध्यम से बताना, यह भी एक मेरे लिए एक अलग बात है, जो मुझे भी एक सीखने का अवसर प्रदान करती है। तो जो एक मेरा छोटा सा एक सफर रहा है, या फिर जो मेरे अनुभव रहे हैं, उनको भी इस दरमियान साझा करने की आप सभी के साथ एक मेरा छोटा सा प्रयास रहेगा। शुरुआत में एक उदाहरण के साथ मैं इस विषय का आरंभ करना चाहूंगी कि भारत के सर्वश्रेष्ठ नाटककारों में से एक रतन थियाम जी है, जो एक नाट्य लेखक के साथ साथ भारत के सर्वश्रेष्ठ निर्देशकों में से एक है। तो उन्होंने जीवन भर केवल और केवल नाटक किया है, किसी अन्य माध्यम की ओर ना भटकते हुए पूरे जीवन भर में मतलब 75 वर्ष की आयु तक हम देखते कि वे नाटक से जुड़े रहे, नाटक एक श्रद्धा के साथ वे नाटक से जुड़े रहे। तो एक समय ऐसा था कि एक बार उनसे पूछा गया कि आप नाटक ही क्यों करते हैं, क्यों आप किसी अन्य माध्यम की ओर नहीं बढ़े। तो उस पर उन्होंने देखिए कि जवाब क्या दिया। वे कहते हैं कि आप अर्थात सभी लोग जब सिनेमा देखने जाते हैं, तब सिनेमा का नायक अर्थात जो हीरो होता है, वह कहता है कि ये देखो चांद, और थिएटर के बड़े से स्क्रीन पर हम देखते हैं कि एक दमकता हुआ सुंदर सा चांद हमें नजर आता है। लेकिन जब मेरे नाटक में मेरा हीरो, मेरा नायक कहता है कि ये देखो चांद, तब प्रेक्षागार में बैठे दर्शकों को मंच के काले पर्दे पर प्रत्यक्ष रूप से चांद ना होते हुए भी वह नजर आता है। केवल नजर ही नहीं आता, तो वे उस चांद को महसूस कर पाते हैं। यह ताकत है एक नाटक की, और इसीलिए मैं नाटक करता हूं। इस उदाहरण के साथ एक उदाहरण मैं देना चाहूंगी, क्योंकि जिस विषय के सभी मेरे प्रिय छात्र यहाँ पे उपस्थित है, नाट्यशास्त्र के सभी छात्र हैं, तो जो वे पढ़ रहे हैं उसकी थोड़ी सी मौलिकता सभी के समक्ष में रख दूं। तो एक बार मराठी के श्रेष्ठ नाट्य दिग्दर्शक है अतुल पेठे जी,
तो उनके मंतव्य में उन्होंने बताया कि नाटक, सीरियल और सिनेमा, इन तीनों के बीच का भेद क्या है, फर्क क्या है। तो इस पर उन्होंने कहा कि जो सीरियल है अर्थात टीवी है, उस पर जितने हम प्रत्यक्ष रूप से होते हैं उससे हम छोटे नजर आते हैं, और जो सिनेमा होता है उसके 70 के बड़े से पर्दे पर हम जितने असल में होते हैं प्रत्यक्ष रूप से, उससे हम काफी बड़े नजर आते हैं। परंतु केवल और केवल रंगमंच इस प्रकार का मंच है जहाँ पे हम जैसे हैं, जितने हैं, उतने ही नजर आते हैं। तो इस प्रकार से एक जीवित कला जो आपको एक प्रत्यक्ष अनुभूति देती है, एक जीवित अनुभूति आपको देती है, ऐसी है यह कला। विशेष रूप से मैं बताना चाहूंगी कि नाटक में किसी प्रकार का रीटेक नहीं होता, ना ही कोई स्पेशल इफेक्ट होता है, ना ही किसी गलती को सुधारने का अवसर वहां पे आपको मिलता है। एक बार जो हो गया सो हो गया, फिर से उसे हम गलती जो है उसे पहुंच नहीं सकते। तो इस प्रकार से एक नाटक अत्यंत सर्वाधिक प्रभाव उत्पन्न करने वाला एक माध्यम है, क्योंकि हर एक घटना जो रंगमंच पर घटती है वो आपके सामने घटती है, आपके समक्ष घटित होती है। हम सभी जानते हैं, मतलब हम अर्थात जो प्रेक्षागार में बैठे लोग होते हैं, वे इससे भली भांति परिचित होते हैं कि जो भी समक्ष हम देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं, यह एक मंच है, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है, केवल एक समय के लिए ये बांधा गया नाटक है। लेकिन फिर भी कथानक, अभिनय, दिग्दर्शन, निर्देशन, इन सभी से एक प्रकार का प्रभाव, इस प्रकार का निर्माण किया जाता है, अभिनेता उसमें इस प्रकार से डूबकर उस नाटक को सभी के समक्ष रखता है कि देखने वाला उसमें पूरा डूब जाता है और वह उसे सत्य मानने लगता है, जबकि वह जानता है कि यह सत्य नहीं है। तो यह एक ताकत जो है यह एक नाटक में होती है। लेखन, निर्देशन, अभिनय, प्रकाश योजना, नेपथ्य, केश वेशभूषा, पार्श्व संगीत, इन सभी का मिलाप है नाटक, और इन सभी का एक रूप हो जाना हमें एक अलग अनुभूति तक पहुंचाता है। आज का विषय यही है मेरा कि नाटक में रंगमंच और अभिनय। हम सभी भाषा विषय के छात्र हैं, सभी साहित्य प्रेमी हैं। हम सभी जानते हैं कि साहित्य की विविध विधाएं हैं, कि जैसे कि कथा हो, कविता हो। तो इन सब में कथा, कविता, निबंध, उपन्यास, इस सभी में हम देखते हैं कि नाटक एक प्रभावी माध्यम सिद्ध होता है, एक प्रभावी विधा सिद्ध होती है। नाटक समाज प्रबोधन भी करता है और उसी के साथ मनोरंजन भी करता है। अत्यंत प्राचीन परंपरा प्राप्त यह विधा जो है वह संसार की प्रत्येक संस्कृति में, देश में अपनी अपनी एक विशेषता के साथ विकसित होती हुई हमें नजर आती है। विश्व के पूर्व में अगर हम देखें तो देखिए, विश्व के पूर्व में जिस प्रकार की नाट्य की उत्पत्ति हुई है, नाट्य की परंपरा रही है, वह ईश स्तवन और धार्मिक उत्सव से निर्मित यह नाट्य परंपरा रही है। और विश्व के पश्चिम की ओर अगर हम देखें, वहां की नाट्य परंपरा हम देखते हैं तो ग्रीक, रोमन, यूरोपियन, अमेरिकन रंगमंच भी वहां पर उतना ही सशक्त रूप में हमें नजर आता है। उसी के साथ वहां पे कृष्णवर्णियों की जो विद्रोही रंगमंच है उनका, जिसे ब्लैक थिएटर कहा जाता है, वह भी एक अलग अस्तित्व लेकर उभरता है। विश्व के पूर्व और पश्चिम के रंगमंच से होते हुए, गुजरते हुए, अब हम ध्यान केंद्रित करते हैं विभिन्न कला संस्कृतियों के संपन्न राष्ट्र की ओर, अर्थात ही हमारे भारत की ओर। भारत की नाट्य परंपरा की बात की जाए तो यह प्राचीन काल से हमें चली आती हुई नजर आती है। हम सभी जानते हैं कि भरत मुनि जी ने कई बार जो अब तक की व्याख्यानमालाएं हो चुकी है, उस पर उन व्याख्यानों में भी इसका उल्लेख हो चुका है कि भरत मुनि जी ने लगभग ईस्वी सन पूर्व तृतीय शताब्दी में हम देखते कि नाट्य शास्त्र का निर्माण किया। नाट्य विद्या का सबसे मौलिक तथा स्रोत ग्रंथ इसे माना जाता है। और इसमें हम देखते कि नाट्य शास्त्र के विषय में बताया गया है, और यह परंपरा जो गहरी चली आती है, इसमें लोकनाट्य का भी योगदान बहुत बड़ा है। जैसे कि मैं बताऊं कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हम देखते हैं कि लोकनाट्य की परंपरा भी प्रचलित है। उत्तर भारत में हम देखते हैं कि राम भक्ति और कृष्ण भक्ति के प्रभाव के कारण रामलीला और रासलीला वहां पे उसका मंचन किया जाता है। बंगाल में हम देखते हैं कि जात्रा, यह धार्मिक लोकनाट्य वहां पे प्रचलित है। मध्य प्रदेश में हम देखते हैं कि मालवा प्रांत में मांझ, यह लोकनाट्य प्रसिद्ध है। तेलुगु, तमिल, कन्नड़ भाषिक अर्थात दक्षिण भारतीय लोकनाट्य में यक्षगान अत्यंत प्रसिद्ध है। उसी के साथ यहाँ पे हम देखते कि तमाशा, यह महाराष्ट्रीयन लोकनाट्य भी अत्यंत प्रसिद्ध है। तो इन लोकनाट्यों से गुजरते हुए हम देखते कि आज का जो आधुनिक नाटक है वह यहीं से उभरा है, विकसित होता हुआ चला आया है, और आज एक अलग स्तर पर नाटक की विधा या फिर एक प्रस्तुति के रूप में उसका एक रूप हमें नजर आता है।
नाट्यम भिन्न रुचेर जनस्य बहुधापेकम समाराधनम, इस प्रकार से कहा जाता है। अर्थ ही उसका यही है कि जो भिन्न भिन्न रुचि रखने वाले सारे लोग होते हैं, उनको एकत्रित रूप से बांधने वाली, आनंद देने वाली अगर कोई कला है तो वह है नाट्य कला। नाटक को आंखों से देखी जाने वाली कविता कहा गया है। नाटक इस कला में हम देखते हैं कि रखने वाले आप मूलतः सभी छात्र यहाँ पे आज उपस्थित है, और अब हम नाटक के जो मुख्य तत्व है अर्थात ही अभिनय की ओर जो है मुड़ने जा रहे हैं। अभिनेता एक महत्वपूर्ण तत्व में नजर आता है, और नाटक में अभिनेता मतलब नाटक रंगमंच पर अपने आप अभिनीत तो नहीं हो पाता, अभिनेताओं की आवश्यकता इसके लिए होती है, और अभिनय के माध्यम से ही हम देखते हैं कि रंगमंच पर उसे प्रस्तुत किया जाता है। पात्रों का अनुकरण अभिनय के रूप में जो है उतारा जाता है। नाटक रंगमंच पर खेला जाता है, अभिनय की सहायता से ही रंगमंच पर कथानक का और पात्रों के व्यक्तित्व का प्रकाशन होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अभिनय के 4 प्रकार बताए गए हैं नाट्य शास्त्र में, कि जैसे कि अंगिक अभिनय है, वाचिक अभिनय है, आहार्य अभिनय और सात्विक अभिनय। तो इन 4 अभिनयों का जो विश्लेषण है हमें नाट्य शास्त्र में मिलता है। आहार्य अभिनय की पहले बात करते हैं। आहार्य अभिनय क्या है? तो आहार्य अभिनय में हम देखते हैं कि उसमें रंगभूषा, वेशभूषा, केशभूषा हो, रंगमंच पर की गई विविध वस्तुओं की रचना हो, इन सभी का समावेश जो है उसमें होता है। इस आहार्य अभिनय का महत्व इसलिए है क्योंकि जो भी पात्र है, जो भी कथानक है, उसका सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक परिस्थिति का जो ब्यौरा होता है, उसका जो वर्णन होता है, वह खड़ा करता है दर्शकों के समक्ष आहार्य अभिनय के माध्यम से। इससे प्रेक्षक और दर्शक जो है उस पात्र पर विश्वास करने लगते हैं, विश्वसनीयता बनाए रखता है आहार्य अभिनय। जैसे कि देखिए कि कोई पात्र है, कि कोई गरीब पात्र है, कोई गरीब व्यक्ति है, तो उसी प्रकार की रंगमंचीय व्यवस्था, उसी प्रकार की उसकी केशभूषा, वेशभूषा, बिना संवाद के, अब तक नाटक के संवादों की शुरुआत भी नहीं होती, लेकिन केवल देख कर जो है, जो सामने बैठा हुआ दर्शक है वह समझने लगता है कि आगे क्या दिखाई जाने वाला है, या फिर जो पात्र है उसकी परिस्थिति किस प्रकार से है। तो उसकी विश्वसनीयता बढ़ाने में जो है आहार्य अभिनय मूलतः महत्वपूर्ण कार्य करता है। आगे हम आते हैं वाचिक अभिनय। वाचिक अभिनय अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है इन सभी के बीच, कि जैसे कि लिखित का पठन रूप में जो प्रस्तुति होती है वही वाचिक अभिनय है। कि जैसे कि देखिए कि व्यक्त जो भाव भावनाएं होती है वह वाचिक अभिनय के माध्यम से ही जो है सामने रखी जाती है। इसमें हम देखते कि रंग निर्देश भी दिए जाते हैं। जो मेरे सभी यहाँ पे उपस्थित छात्र है, जरूर उन्होंने जब भी नाटक पढ़ा होगा तो वहां पे रंग निर्देश दिए जाते हैं। जब भी आप पढ़ते हैं कि कंस में कुछ बातें लिखी होती है कि गुस्से से नायक कहता है, या फिर पैर पटकते हुए जाता है, जोश के साथ कहता है, आनंद से विभोर होकर। तो ये जो सूचनाएं होती है ये भी उसके वाचिक अभिनय को जो है, उसकी भाव भावनाओं को अधिक स्पष्ट करने में सहयोग देती है। यहाँ पे उच्चारण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, कि नाटक की शुरुआत ही होती है, जब अभिनेताओं को लेकर उसकी शुरुआत ही होती है तो वह वाचिक अभिनय से होती है। कि ऐसे नहीं कि केवल सभी खड़े हो गए मंच पर और मंच पर नाटक खेला जाने लगा, तो पहले सभी इकट्ठे बैठकर उसका पठन करते हैं। तो इस दरमियान जो वाचिक अभिनय की शुरुआत जो है वह नाटक की ही शुरुआत हम कहेंगे, कि उसकी प्रस्तुति की शुरुआत वाचिक अभिनय से होती है। वहां पे उच्चारण पर कार्य किया जाता है। उच्चारण, आवाज, यहाँ तक कि सांस कब लेनी है और कब छोड़नी है, इसका एक रूप से कहूंगी मैं कि गणित भी अभिनेता वहां पे बांध देता है। दर्शक उसे निर्देशक उसे समझाता है। शब्दों पर किए जाने वाले आघात, उसी के साथ कहाँ पे आवाज की कठोरता आवश्यक है, कहाँ पे मुलायम आवाज की जरूरत है, कोमलता कहाँ पे लानी है, उसमें जो विविध चिन्ह होते हैं जो लिखे गए होते हैं, कि स्वल्प विराम हो, पूर्ण विराम हो, इस प्रकार के चिन्हों का आशय क्या है, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हम देखते हैं कि वाचिक अभिनय के साथ नाटक को आगे बढ़ाया जाता है। अभिनेता वाणी के माध्यम से ही एक पात्र को खड़ा करता है। कि जैसे कि देखिए कि विविध प्रकार के पात्र होते हैं तो उनकी भाषा शैली भी उतनी ही भिन्न होती है, और यह वाचिक अभिनय से वह अधिक गहरी होती है। कि कोई एक जिसे हम कहे कि एक गांव का कोई पात्र है, या कोई शहर का कोई पात्र है, कोई गुंडागर्दी करने वाला पात्र है, कोई एक बड़ी सी शर्मीली लड़की है,
तो उनका स्वभाव जिस प्रकार से दर्शाना होता है वह वाणी के माध्यम से, वाचिक अभिनय के माध्यम से जो है अधिक स्पष्ट रूप से जो है खड़ा किया जाता है। आगे हम आते हैं आंगिक अभिनय की ओर। आंगिक अभिनय में हम देखते हैं कि नाम पर से ही उसका जो भाव है वह हमें समझ में आ जाता है कि शरीर की जो हलचल होती है, या फिर जिसे हम कहें कि जो हाव भाव होते हैं, पात्र की जो विविध कृति होती है, उसके माध्यम से जो है आंगिक अभिनय सभी के समक्ष आता है और उसके माध्यम से मनोअवस्था स्पष्ट की जाती है। शरीर की विभिन्न चेष्टाओं के द्वारा अर्थात क्रियाओं के द्वारा जब अर्थ प्रकाशित किया जाता है, भाव प्रदर्शित किया जाता है, तब उसे आंगिक अभिनय कहा जाता है। अवयवों से अर्थाभिव्यक्ति और भावाभिव्यक्ति की जाती है। इसमें भी दो प्रकार के अभिनय हमें नजर आते हैं कि एक तो शरीर अभिनय, जिसमें हम देखते हैं कि हाथ, पैर, सिर, भौहें, तो इन सब का उसमें जो है कि महत्व होता है। लेकिन उसी के साथ मुखज अभिनय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है कि सभी छात्रों ने जब भी नाटक देखा होगा या फिर हम सभी जब भी नाटक देखते हैं तो सर्वप्रथम हमारी आंखें गड़ जाती है जो भी पात्र समक्ष हमारे सामने खड़ा है उसके चेहरे पर और विशेषतः उसकी आंखों पर। क्योंकि नाटक में कहा जाता है कि अगर आपको नाटक में काम करना है तो आपकी आंखें जितनी भी बोलती है, आपका चेहरा जितना बोलता है उतना कम है। तो इस प्रकार से मुखज अभिनय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है अभिनय में। तो ऐसे कहा जाता है कि जो मुखज अभिनय में कुशल अभिनेता होता है वही श्रेष्ठ अभिनेता कहलाता है। सभी छात्रों के लिए एक उदाहरण देना चाहूंगी कि जो शायद वे जानते हो कि सभी इरफान खान को जानते हैं। इरफान खान अब चल बसे हैं लेकिन एक महान अभिनेता के रूप में हम जानते हैं। तो सिनेमा के रूप में शायद आप सभी जानते हैं, लेकिन मूलतः वे नाट्यकर्मी है। तो इरफान खान जी जो एनएसडी के छात्र रह चुके हैं, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के वे छात्र रह चुके हैं। देखा जाए तो हीरो जैसा उनका व्यक्तित्व नहीं था, परंतु उनका मुखज अभिनय और उनकी आंखें इतनी बोलती थी कि वे एक श्रेष्ठ कलाकार सिद्ध होते हैं। इस प्रकार से कई उदाहरण हम दे सकते हैं कि जो केवल मुखज अभिनय के माध्यम से एक श्रेष्ठ कलाकार के रूप में हम सभी के सामने हैं। इस प्रकार से कई उदाहरण हमें दिखाई देते हैं। उसी के साथ आते हैं सात्विक अभिनय की ओर। सात्विक अभिनय, इसका संबंध अर्थात ही हृदय के विविध भावों से है। जब रोमांच, अश्रु, कंपन, स्वरभंग आदि से अपने आप अभिव्यक्ति होती है वह सात्विक अभिनय कहलाता है। इस अभिनय के द्वारा हर्ष हो, खेद हो आदि हृदय के सूक्ष्म भावों को हम देखते हैं कि सहज रूप से जो है उसे अभिव्यक्त किया जाता है। शरीर के माध्यम से मनोअवस्था की अभिव्यक्ति यहाँ पे होती है। पात्र के जो भी स्वभाव होते हैं उसे अभिनय में उतार कर उसे प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पे सात्विक अभिनय के विषय में अगर सीधे साधे शब्दों में कहना चाहूँ तो यह मानस शरीर की प्रस्तुति है, ऐसे में कहूंगी, क्योंकि इसमें मन की अवस्था भी है और वह मन की अवस्था शरीर के माध्यम से अभिव्यक्त होती है, दर्शकों तक पहुंचाई जाती है, भूमिका निभाई जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 4 प्रकार के अभिनय के जो भेद है, जो प्रकार है, उनसे अभिनय तत्व जो है अधिक गहरा होता है। अभिनय में जिस प्रकार से भेद बताए गए हैं उसी प्रकार से हम देखते हैं कि नवरसों का भी महत्व उतना ही है। नवरसों हम सभी भाषा के छात्र हैं तो शायद रस सिद्धांत आप सभी ने पढ़ा होगा या भी आप पढ़ेंगे आगे चलकर। तो अधिक गहराई में नहीं उतरती मैं रस सिद्धांत में, केवल नाट्य के विषय में जितना कुछ जुड़ा है उसको मैं आपके सम्मुख रखना चाहूंगी कि नाट्य कला जो है वह सभी कलाओं का संगम है। कि अभिनेताओं के 4 प्रकार के अभिनय, संगीत हो, उसी के साथ रंगमंच की साज सज्जा हो, इन सब का समावेश इस कला में होता है। इसलिए भरत मुनि जी कहते हैं कि ऐसा एक भी कोई ज्ञान नहीं, कला नहीं, विद्या नहीं या शिल्प नहीं जिसका संबंध नाटक से ना हो। तो नाटक का संबंध प्रत्येक विद्या और कला से है। नाट्य में इन सभी कलाओं का जो है समूह नहीं तो मैं कहूंगी संयोग होता है। इस संयोग को एक लक्ष्य प्राप्त करना होता है और यह लक्ष्य होता है उस रस तक पहुंचना। इस संयोग से रसोत्पत्ति की जाती है। नाटक में या अभिनय के माध्यम से रस की उत्पत्ति होने पर ही वह कला जो है वह दर्शकों के मन को छू जाती है, वह कलाकृति में एक रूप हो जाता है। उपस्थित जो सारे रसिक होते हैं, जो सारे दर्शक प्रेक्षक होते हैं, जब रस की अनुभूति वे स्वयं कर पाते हैं तभी हम कहते हैं कि वह नाटक सफल हुआ। अगर वह उनके दिल तक नहीं पहुंच पाया या फिर उस रस की उत्पत्ति करने में
अगर सफल नहीं हो पाए वह अभिनेता, तो वह पूरा नाटक जो है वह असफल माना जाता है। इस प्रकार से श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत, शांत, इन नवरसों की उत्पत्ति जो है वह नाटक में की जाती है। नाटक एवं अभिनय को अनुभूति का गहरा रूप प्रदान करते हैं रस। थोड़ा सा अभिनय पर थोड़ी सी अधिक चर्चा करते हैं कि जैसे कि अभिनेता की तैयारी किस प्रकार से एक अभिनेता अभिनय करता है, कि विशेष रूप से इसलिए मैं कुछ बातें इस प्रकार से समक्ष रखना चाह रही हूँ, क्योंकि केवल नाटक के 4 भेद समझना या फिर थ्योरेटिकल जिसका पार्ट हम कहते हैं कि उसके परे जाकर थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली किस प्रकार से एक अभिनय के दरमियान की तैयारी होती है या फिर किस प्रकार से उसका अध्ययन किया जाता है, इस पर मैं थोड़े से आपके साथ संवाद साधना चाहूंगी, क्योंकि आप सभी नाट्य शास्त्र के सारे छात्र हैं। भले ही आप ऑनलाइन पद्धति से सीख रहे हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जब भी अवसर मिलेगा आप जरूर ऑफलाइन पद्धति से रंगमंच पर नाटक करेंगे। तो जो भी मेरा थोड़ा बहुत अनुभव है इसके माध्यम से आपके समक्ष में कुछ बातें रखना चाहूंगी कि अभिनेता की तैयारी, उसका अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, कि केवल संवादों का पठन किया और नाटक हो चला इस प्रकार की बात नहीं है। उसके लिए एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है कि जो आपको एक अभिनेता के रूप में आपको गठित करती है, आपको तैयार करती है। कुछ उदाहरण इस प्रकार से कि विजया मेहता का नाम शायद आप सभी ने सुना होगा, कि भारत की सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में हम सभी उन्हें जानते हैं। तो उन्होंने एक बार बताया कि उनके एक नाटक में लीना कुलकर्णी जी काम कर रही थी और इस प्रकार का वह पात्र था कि उस पात्र के लिए लगभग 1 साल भर उनका निरीक्षण जारी था कि इस प्रकार का पात्र मुझे कहाँ पे मिल जाए। और जब उन्होंने इस प्रकार का पात्र पाया तो उस पात्र का अध्ययन उन्होंने लगभग साल भर किया, कि वह उठता कैसा है, बैठता कैसा है, उसकी विचारों की प्रक्रिया कैसी है, वह सोचता क्या है। तो इस प्रकार से अत्यंत अध्ययन कर कर जो है उन्होंने उस भूमिका को निभाया है। मतलब देखते हैं कि हम कितना समर्पण और कितने निरीक्षण की आवश्यकता अभिनेता में होनी चाहिए। और एक उदाहरण यहाँ पे मैं फैयाज ताई जी का देना चाहूंगी। अखिल भारतीय मराठी नाट्य सम्मेलन की अध्यक्ष वे रह चुकी है, हमारे सोलापुर की वे पुत्री है। तो उनके विषय में कि एक नाटक में वे एक अंध स्त्री की भूमिका कर रही थी, और अंध स्त्री की भूमिका करते समय उन्होंने पूरे प्रैक्टिस के दरमियान, नाटक के दरमियान उन्होंने एक पट्टी आंखों पर बांध रखी थी और फिर उन्होंने जो है वह नाटक रंगमंच पर प्रस्तुत किया था। तो देखिए कि लगभग 3 घंटे का नाटक, और उन्होंने पूर्णतः जो है कि एक अंध व्यक्ति किस प्रकार से अनुभव करता है, उसका अनुभव लेकर ही उन्होंने जो है अपने पात्र को सभी के समक्ष रखा। इसी प्रकार से एक दृष्टि नामक एक एकांकिका मैं करने जा रही थी, योगेश सोमन लिखित। तो उसमें भी अंध एक लड़की की भूमिका मैंने निभाई थी, और उसमें ना ही चेहरे पर मतलब आंखों पर काला गॉगल था, ना ही पट्टी बंधी हुई थी। तो उस वक्त भी एक अंधों की एक पाठशाला में मैं रोज जाती थी, वहां पे बैठती थी और मैं देखती थी कि वे किस प्रकार से उनका बर्ताव होता है, किस प्रकार से वे घूमते हैं। तो आंखों से दिखाई तो नहीं देता, लेकिन वे अपने कानों से देखते हैं, उनका कान हमेशा तैयार रहता है। तो इस प्रकार से कि कानों से वे देख रहे हैं, इस प्रकार का जो एक उनकी जो विशेषता होती है, उसे मैंने प्रयास किया था कि अपनी भूमिका में उतार पाऊं। तो इस प्रकार से उसके लिए तैयारी बहुत कुछ आवश्यक होती है, कि उस भूमिका को समझ लेना, उस व्यक्ति रेखा को समझ लेना, उस पात्र को समझ लेना, और फिर उसे अपनी भूमिका में उसे ढालना। और तब जाकर हम देखते हैं कि जो दर्शक होते हैं वे उस पर विश्वास कर पाते हैं, उसमें वे अपने आप को देखने लगते हैं, और वह सफलता की ओर उसका अभिनय जो है उस व्यक्ति का आगे बढ़ता है। अत्यंत महत्वपूर्ण बात अभिनय के लिए कि सर्वप्रथम कि पठन, संवादों को ना भूले, उन्हें पूर्ण रूप से याद रखें, क्योंकि आप अगर रंगमंच पर है और संवाद भूल जाते हैं तो इससे बुरी बात कोई नहीं होती, कि उस वक्त हम नाटक को आगे भी नहीं बढ़ा पाते और नाटक अचानक से रुक जाता है। तो इस प्रकार से कि संवाद का पूर्ण रूप से उसे याद रखना, यह अत्यंत महत्वपूर्ण, जिसे मैं कहूंगी कि यह नींव है अभिनेता की, कि संवाद उसे पूरे याद हो। उसी के साथ रंगमंच पर विविध जगह वह लेता है, कि एक ही जगह पर खड़े होकर कभी भी अभिनय नहीं हो पाता।
तो रंगमंच जितना भी उसका अवकाश है, उसका पूर्ण प्रयोग करते हुए जब भी वह एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तभी वह संवादों के साथ जाता है, भाव भावनाओं को लेकर जाता है। तो इस रूप से कई सारी बातों को उस वक्त उसे ध्यान रखना होता है। अभिनेता केवल अभिनय नहीं कर रहा होता, तो अभिनय के साथ साथ कई सारी बातों का भी ध्यान जो है वह पूर्ण रूप से रखता है। जैसे कि संवाद, उसके भाव भावनाएं, उसी के साथ जो आवाज है, आवाज को भी उसे बनाए रखना होता है कि जब भी प्रस्तुति में खेल के दरमियान जब मंच प्रस्तुति होती है, तब उसकी आवाज हर एक तक पहुंचे, भले ही माइक हो, लेकिन उसके आवाज का पिच इस प्रकार से हो कि आखिरी में बैठे हुआ दर्शक भी उसे अच्छे से सुन पाए। तो इस प्रकार का आवाज बनाए रखनी है उसे। प्रकाश में उसे हमेशा से रहना है कि हम सभी जानते हैं कि प्रकाश योजना होती है रंगमंच पर, और कई बार अभिनेता अपने अभिनय में इतने खो जाते हैं कि कभी-कभी वे अंधेरे में चले जाते हैं। तो जिस प्रकार का प्रकाश का नियोजन किया गया है, प्रकाश की योजना की गई है, बताया गया है आपको, उस प्रकाश को लेते हुए ही आपको अपने अभिनय की प्रस्तुति करनी है, नाटक को आगे बढ़ाना है। संगीत का भी जो है ध्यान रखना होता है कि कोई एक आध परिच्छेद आ जाता है कि जब कोई एक जिसे हम कहें कि एक दुखद प्रसंग का परिच्छेद होता है, तब अभिनेता केवल अभिनय नहीं करता, तो वह संगीत के साथ उसको आगे बढ़ाता है। तो संगीत की शुरुआत कहाँ पे हो रही है, उसकी लय क्या है उस संगीत की, इसका भी ध्यान रखते हुए अभिनेता अपने अभिनय को लेकर आगे बढ़ता है। कई प्रकार की प्रॉपर्टी उसके हाथ में होती है। प्रॉपर्टी अर्थात अगर कोई एक घर का है, मतलब नाटक में सोचिए उस प्रवेश में एक हद घर है, तो उस घर में एक अगर कुछ वस्तुएं हैं, कुछ बर्तन है, उसके साथ कुछ मतलब उससे जुड़ा हुआ आपका कुछ परिच्छेद है, किताबें हैं, आप कुछ रख रहे हैं, कुछ निकाल रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो जो भी आपको प्रॉपर्टी दी गई है उसका भी सही सही प्रयोग करते हुए इस प्रकार से आपको अभिनय करना है। आपकी एंट्री है, एग्जिट है, इस प्रकार से इन सारी बातों का ध्यान जो है इसमें रखा जाता है। अभिनय केवल संवादों को सभी के समक्ष रखना नहीं है, तो उसी के साथ उन संवादों के बीच कहीं ना कहीं पॉजेस भी आते हैं। पॉजेस अर्थात एक प्रकार का ठहराव। कई बार इस प्रकार का ठहराव जो होता है जिसमें कुछ शब्द नहीं होते, ना ही कोई संवाद होते हैं, लेकिन वह ठहराव भी शब्दों से परे जाकर बहुत कुछ कहता है। तो इस प्रकार का भी ध्यान जो है एक अभिनेता को रखना हमेशा से आवश्यक होता है। कई बार इस प्रकार से भी अभिनय आप केवल मैंने पॉजेस की बात की थी, लेकिन कई बार सोचिए कि अगर दो पात्र है मंच पर और एक अपने संवाद कह रहा है और दूसरे के संवाद नहीं है, लेकिन फिर भी वह मंच पर प्रस्तुत है, तो वहां पे असल में देखा जाता है कि अभिनय की कसौटी वहां पे उस पात्र की होती है कि उसको संवाद तो नहीं है, परंतु उस प्रवेश का, उस घट रही घटना का वह एक भाग है और अपने अभिनय के साथ उसे जुड़ा रहना है, भले ही उसे एक भी संवाद नहीं है। केवल मुखज अभिनय के साथ, केवल बॉडी लैंग्वेज के साथ जो है उसे अपने अभिनय को प्रस्तुत करना होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि असल में विशेष रूप से जब प्रतियोगिताएं होती है, एकांकिका की हो, नाट्य स्पर्धाओं की हो, वहां पे ये अधिक देखा जाता है कि जिसे संवाद नहीं है लेकिन फिर भी वह मंच पर है, उसका अभिनय किस प्रकार से जारी है, वह उस भूमिका में कितना तादात्म्य रूप से वहां पे प्रस्तुत है। तो इस प्रकार से ये सारी बातें हैं कि देखिए कि अभी मैंने आपको बताया है कि कितनी सारी बातों का ध्यान रखता है अभिनेता जब अभिनय करता है, लेकिन बात असल में ये है कि इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए भी उसे कहीं पर भी जो सारे दर्शक है उन तक ये भनक तक नहीं पहुंचनी चाहिए कि वह इन सारी बातों का ध्यान में रखकर अपने अभिनय को प्रस्तुत कर रहा है, क्योंकि देखने वाला केवल उस पात्र को, उस भूमिका को देखे जा रहा है और वह केवल डूबता चला जाए उस भूमिका में और कथानक में, इस रूप से उसे सारे दर्शकों को, प्रेक्षकों को जोड़े रखना होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अभिनेता की एक तैयारी जो है वह विशेष रूप से होती है, जिसमें अधिक समर्पण, गहरी निष्ठा का जो है अंतर्भाव उसमें आवश्यक हो। सारे छात्र हैं तो उनके लिए एक जो मैं एक वर्कशॉप में मैंने एक एक्सरसाइज किया था, वो आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगी। सर जी की अनुमति होगी, प्रधानाचार्य जी की और मुलानी सर जी की, एक प्रैक्टिकल के रूप में भी मैं उनसे कुछ अपने विषय उनके सामने रखूंगी। हम सभी जानते हैं कि सभी हम आ ई ई तो सभी हम जानते हैं, लेकिन जब हम नाट्य का एक वर्कशॉप में कर रही थी, हरीश इथापे जी महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े नाट्य निर्देशक हैं,
तब उन्होंने बताया कि हम कई बार कहते हैं छात्रों को, या फिर आपने भी महसूस किया होगा सभी छात्रों ने, कि भाव चेहरे पर, हम जब भी घर में नाटक करते हैं तब मुख पर भाव आ ही जाते हैं, लेकिन जब हम नाटक में नाटक करने के लिए खड़े होते हैं तब बताना पड़ता है कि चेहरे पर कुछ भाव लाया जाए, कि बहुत ही चेहरे पर कुछ नहीं दिख रहा आपके। तो इसलिए जिस प्रकार से हमारा चेहरा बोलना आवश्यक है, उसके लिए उन्होंने एक एक्सरसाइज लिया था जो मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी, कि जब भी आप नाट्यशास्त्र के सभी छात्र सभी इकट्ठा हो तो इस रूप से भी आप थोड़ा सा प्रयास करके देखें, शायद आपको थोड़ी बहुत मदद मिल जाए, ये मेरी अपेक्षा है। तो इस प्रकार का वह एक्सरसाइज था कि अ से लेकर आहा तक विविध भाव लेकर आपको बोलना है। तो इस प्रकार से वह एक्सरसाइज था, अ आ ई ई ऊ ऊ ए आई ओ औ आहा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भले ही अ से लेकर आहा तक की बात है, लेकिन कई सारी भाव भावनाएं उसमें आ जाती हैं। शायद आप में से छात्र कोई हंस दे कि ये भी क्या हुआ, लेकिन अगर आपको नाटक में कार्य करना है, नाटक में काम करना है और एक अभिनेता के रूप में अगर आपको समक्ष आना है सभी के, तो जरूर यह विचार पहले आपको दिमाग से हटाना होगा कि सामने वाला क्या सोचेगा या फिर उसको क्या लगेगा जब मेरा चेहरा बदलेगा। तो जब आप उस भूमिका को पूरा न्याय देने की कोशिश करते हैं, तो इन सब विचारों से हटकर केवल और केवल आपको अपने अभिनय और उस कथा को पहुंचाने के लक्ष्य तक ही आपको सीमित रहना होता है, या फिर उसके प्रति आपका पूरा समर्पण अत्यंत आवश्यक होता है। अभिनेता के पश्चात रंगमंच से जुड़ी कुछ अन्य बातों की ओर भी हम आते हैं। निर्देशक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इन सभी के बीच, जैसे कि कई सारे महान निर्देशक हमारे भारत में हो चुके हैं। तो क्या भूमिका होती है असल में देखा जाए तो, देखिए निर्देशक पर्दे पर नहीं होता, वह पर्दे के पीछे होता है, लेकिन फिर भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका जो है वह निर्देशक की होती है। नाटक को बिठाना और उसकी प्रस्तुति की सौंदर्यात्मक एवं संगठनात्मक संपूर्ण जिम्मेदारी जो निभाता है, जो अभिनेताओं का चयन करता है, नाट्य संहिता का चुनाव करता है, लेखक ने लिखी हुई 2 पंक्तियों के बीच के अर्थ को उजागर करता है, रंगमंच व्यवस्था का सशक्त प्रयोग कर नाटक का निर्माण करता है, वह निर्देशक कहलाता है। निर्देशक पर्दे के पीछे का कलाकार है। वह लेखक के शब्दों को अभिनेताओं के जरिए प्रेक्षकों तक, दर्शकों तक पहुंचाता है। वह लेखक और प्रेक्षकों को जोड़ने वाला एक सशक्त माध्यम होता है। ऐसे कई बार हम देखते कि लेखक लिख जाता है, लिख कर चला जाता है, लेकिन उस लेखक ने जो भी लिखा है उसके परे जाकर निर्देशक जो होता है उस नाटक को अधिक गहरा करने की कोशिश करता है, अर्थों को उजागर करने की कोशिश करता है। कि मान लीजिए कि कोई एक सुंदर सी माला है और उस माला में हम देखते हैं कि लेखन, अभिनय, प्रकाश योजना, संगीत, नेपथ्य, इस प्रकार के विविध सुंदर फूलों को एक धागे में पिरोकर एक रूप देने वाला जो धागा होता है वह एक निर्देशक होता है। और यह निर्देशक कार्य क्या करता है, तो कई बार हमें ऐसे लगता है कि निर्देशक को बताना चाहिए कि किस प्रकार से किया जाए, कि किस प्रकार से हमें करना है अभिनय। तो असल में ऐसे बताया जाता है कि जो आवाज आ रही है ठीक से? बिल्कुल 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 आ रही है आप। तो असल में देखा जाए तो एक निर्देशक, सच्चा निर्देशक क्या होता है, तो सच्चा निर्देशक वह होता है जो ना बताए कि आपको क्या करना है, वह अभिनेता से ही निकलवाए कि उसको किस प्रकार से उसे पहुंचाना है। केवल एक मार्गदर्शक के रूप में हम देखते हैं कि निर्देशक जो है वह भूमिका निभाता है, कभी भी वह नहीं बताता कि इस प्रकार से किया जाए, क्योंकि हर एक व्यक्ति की शरीरयष्टि अलग होती है, उसका स्वभाव अलग होता है, उसकी शैली अलग होती है। तो उस माध्यम से केवल जो भाव पहुंचाना है वह कितने प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाए, इस पर ही जो है केवल निर्देशक कार्य करता है। कुछ उदाहरण की मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगी कि जैसे कि निर्देशक और अभिनेता, इनके सामंजस्य से हम देखते हैं कि एक नाटक कितने एक ऊंचे स्तर तक पहुंचता है। कि गजब कहानी नामक एक नाटक मैंने देखा था, मोहित टाकरकर जी उसके निर्देशक थे, और भारत की मैं कहूंगी एक प्रतिभाशाली
अभिनेत्री है गीतांजलि कुलकर्णी जी, तो उन्होंने उसमें एक भूमिका निभाई थी कि देखिए उस नाटक के मुख्य पात्र, उसका मुख्य जो पात्र था वह था हाथी, और हाथी भी कैसा, तो एक विशाल देह का हाथी। लेकिन निर्देशक ने क्या किया, तो उस कथानक में मुख्य पात्र में एक स्त्री का चुनाव किया। गीतांजलि कुलकर्णी वहां पे हम देखते हैं कि हाथी की भूमिका निभा रही है, ना ही हाथी की किसी भी प्रकार की वेश केशभूषा है, केवल एक लंबी चोटी और सीधे साधे कपड़े हैं उसके, जिस प्रकार के एक लड़की के कपड़े होते हैं वैसे एक चूड़ीदार के रूप में वह नजर आती है। परंतु इस प्रकार का निर्देशन था, इस प्रकार का गीतांजलि कुलकर्णी का अभिनय था, और उन दोनों का सामंजस्य इस प्रकार से था कि जब नाटक की शुरुआत होती है और कुछ समय के पश्चात हम देखते चले जाते हैं, तब हमें पूर्ण विश्वास होता है कि हमारे समक्ष एक लड़की नहीं बल्कि एक विशाल देह का हाथी खड़ा है और वो अपनी कहानी हमें बता रहा है। तो एक प्रकार से मैं कहूंगी कि ये जो एक कौशल्य होता है वह एक निर्देशक का होता है। गजब कहानी के साथ साथ जयदेव हट्टंगड़ी जी का मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी कि उन्होंने एक बार बताया कि उन्होंने एक बार राजा की भूमिका की थी। जो जयदेव हट्टंगड़ी जी को जानते हैं कि वे कद से छोटे थे, हमारे सामने राजा कहते ही एक व्यक्तित्व इस प्रकार से खड़ा हो जाता है जो कद से लंबा है, जो इस प्रकार से विशिष्ट रूप से दिखता है। परंतु उस प्रकार के वे ना रहते हुए भी, कद छोटा होते हुए भी, उन्होंने इस प्रकार से अपनी बॉडी लैंग्वेज जिसे कहते हैं, अपना मुखज अभिनय इस प्रकार से बनाया, और इस प्रकार से निर्देशक ने उन्हें जो है एक मार्गदर्शन किया कि जब भी वे हिलते थे या फिर जब भी वे देखते थे तो ऐसे लगता था कि एक बहुत बड़ा राजा हमारे सामने है, उस प्रकार का व्यक्तित्व ना होते हुए भी। तो ये जो गुण होता है, ये जो कौशल्य होता है, वह एक निर्देशक का होता है। तो इस प्रकार के कई सारे उदाहरण हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक निर्देशक एक प्रकार से हम कहेंगे कि एक कैप्टन होता है कि जो पूरे टीम का मार्गदर्शन करता है और लक्ष्य तक लेकर चला जाता है। तो यह भूमिका जो है एक निर्देशक की हमेशा से होती है। निर्देशक के ही एक उदाहरण के रूप में एक हिंदी नाटक का मैं उदाहरण देना चाहूंगी, आधे अधूरे का। शायद आप में से कई सारे छात्रों ने पढ़ा होगा, या फिर सोलापुर में भी उसका मराठी में भी मंचन हुआ था, या फिर हिंदी में भी यूट्यूब पर आपको शायद देखने को मिल जाए। तो उसमें देखिए कि लेखक का जो आशय है, जो वह कहना चाहता है, वह निर्देशक ने भी भली भांति उसे पकड़ा है कि जैसे कि पुरुष पात्र एक ही है लेकिन जो 4 भूमिकाएं निभाता है, कि जिसका एक विषय इस प्रकार से कि स्त्री एक पूर्ण पुरुष की तलाश में है और हर एक पुरुष में उसे पूर्ण पुरुष नहीं मिल पाता, तो आखिर में वह सब एक ही स्तर पर आकर पहुंचता है। तो ये जो एक आशय है, यह हम देखते हैं कि इस प्रकार से उसमें बांधा गया कि एक ही पुरुष 4 भूमिकाएं निभाता है, कि वह 4 भूमिकाएं, वहां पे वे 4 पात्र खड़े कर पा सकते थे, लेकिन उन्होंने एक ही पात्र की योजना की जो 4 भूमिकाएं निभाता है, और उस माध्यम से उन्होंने उस आशय को भी स्पष्ट किया। तो लेखक का आशय और निर्देशक का एक अलग नजरिया, इनके सामंजस्य से हम देखते हैं कि नाटक एक अलग स्तर पर जाकर पहुंचता है और एक अलग अलग अनुभूति लेकर दर्शकों को जो है वह उनके सामने खड़ा होता है। रंगमंच से जुड़ी अगली बात जो है वह है प्रकाश योजना की। प्रकाश योजना अर्थात केवल लाइट्स, केवल प्रकाश रंगमंच पर इस प्रकार से नहीं, तो प्रकाश योजना अपना एक अलग अस्तित्व लेकर जो है रंगमंच से जुड़ता है और अपनी एक विशेषता रखता है। जैसे कि प्रकाश योजना केवल साज सज्जा से जुड़ा हुआ नहीं है, तो वह प्रस्तुति द्वारा अर्थ निर्माण करने का प्रयास जो है प्रकाश योजना के माध्यम से किया जाता है। प्रकाश नाटक के अर्थ पर भाष्य करता है, कृति का स्पष्टीकरण देता है, प्रस्तुति को गति प्रदान करता है, भाव भावनाएं पिरोता है, समय का परिवर्तन दिखाता है कि जैसे कि रंगमंच पर नाटक घटित हो रहा है, लेकिन यह समय कब का है, सुबह का है, शाम का है, या फिर यह काल कौन सा है, इन सब का जो है कि एक जो ज्ञान है वह प्रकाश के माध्यम से दर्शकों तक होता है। प्रकाश और छाया के खेल से हम देखते हैं कि नाटक को अधिक अर्थपूर्णता जो है वह प्रदान की जाती है, दर्शकों तक वह अर्थ समवेत पहुंचाया जाता है। प्रकाश इस रूप से होता है कि मुझे तो लगता है कि मानो वह एक अदृश्य पात्र की तरह ही मंच पर प्रस्तुत होता है, जो नाटक के विविध रंगों को अधिक गहरा करता है। जो रंग नजर आते हैं कि जब भी आपने नाटक देखा होगा तो हम देखते हैं कि कई प्रकार के रंग
रंगों का प्रकाश उस पर होता है। कई बार उसकी दिवाली की तरह भी लाइट्स नजर आते हैं, लेकिन जो अच्छा प्रकाश योजनाकार होता है वह रंगों का सही सही प्रयोग करता है कि हर एक रंग, नाटक में प्रयुक्त किया जाने वाला हर एक रंग अपना अपना अर्थ लेकर उभरता है। कि जैसे कि देखिए कि कोई भय से भरा हुआ दृश्य है, कोई गुस्सा या फिर खून जैसा कोई दृश्य है, तो वहां पे लाल रंग की प्रकाश योजना होती है। जब हरा रंग होता है तब प्रकृति दर्शाने के लिए या फिर आनंद का भाव दर्शाने के लिए हरा रंग होता है। गुलाबी रंग अर्थात ही प्रेम का रंग है। नीला रंग जो है वह रात का समय दर्शाता है। गूढ़ता से भरी कोई घटना होती है तो उसे दर्शाने दर्शाने के लिए नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। सफेद रंग जो होता है वह अध्यात्म हो, या फिर जहां पे हम देखते हैं कि विशेष रूप से हम कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, तो इस प्रकार का अंत जब भी किसी नाटक का होता है कि सब कुछ स्वच्छ हो जाता है, जो भी सारी घटनाएं घटित होती है, और अंत जब होता है तब एक सफेद प्रकाश के साथ अंत होता है, क्योंकि वहां पे सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है स्वच्छ हो जाता है। तो ये दर्शाने के लिए हम देखते हैं कि सफेद रंग का जो है प्रकाश का वहां पे प्रयोग किया जाता है। वहां पे स्पॉटलाइट का प्रयोग किया जाता है कि पूरे मंच को दर्शाने की जरूरत नहीं है। मंच पर कोई एक आध ही पात्र है या फिर कई सारे पात्र होते हुए भी केवल एक पात्र की भाव अवस्था पर, उसकी मनोअवस्था पर अगर ध्यान केंद्रित करना है तो स्पॉटलाइट के माध्यम से जो है उसे उभर कर लाया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते कि कई बार तो ऐसे नहीं होता कि हम, कोई जलाशय की बात है तो वहां पे जलाशय खड़ा किया जाए, केवल नीले रंग का स्पॉट छोड़ा जाता है और वहां पे पानी जो है सभी दर्शक उसे देख पाते हैं और महसूस कर पाते हैं कि हाँ, यहाँ पे कोई जलाशय है या फिर यहाँ पे कोई पानी है। तो इस प्रकार से जो है कि कई सारी बातों को भर देता है प्रकाश। तो प्रकाश योजना भी एक महत्वपूर्ण तत्व है रंगमंच का। उसके बाद हम आते हैं नेपथ्य की ओर। नेपथ्य में हम देखते हैं कि रंगमंच की लंबाई, चौड़ाई, रंगमंच का आकार और विशेष रूप से अभिनेताओं के लिए आवश्यक जो अवकाश होता है, अर्थात उसकी जो स्पेस जहां पे नाटक खेला जाता है, तो अवकाश तथा रंगमंच प्रेक्षकों, दर्शकों के बीच दर्शकों के बीच का जो अंतर होता है, इसके समूचे विचार से हम देखते हैं कि नेपथ्य का गठन किया जाता है। नाटक का भूगोल एवं इतिहास निश्चित करने में हम देखते हैं कि नेपथ्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेपथ्य के तावदान से हम देखते हैं कि मानो प्रेक्षक जो है या फिर जो दर्शक है, वह एक अलग ही विश्व को उनके समक्ष जो है वह खड़ा कर पाता है और उसे देख पाता है। परिप्रेक्ष्य की संरचना जो होती है वह नेपथ्य के माध्यम से होती है। एक दृष्टि जो दी जाती है वह नेपथ्य के माध्यम से, कि जैसे ही पर्दा खुलता है, पर्दा खुलते ही अभी तक कोई संवाद की शुरुआत नहीं हुई है, हमें कथानक क्या है पता नहीं है, लेकिन आपके आंखों के सामने जिस प्रकार का नेपथ्य हमें नजर आता है, वहीं से एक दृष्टि आपको मिल जाती है कि आपको किस परिप्रेक्ष्य में नाटक को देखना है, किस प्रकार का विश्व आपके सामने उजागर होने जा रहा है। तो ये एक दृष्टि देने का कार्य जो है वह नेपथ्य करता है। नेपथ्यकार नेपथ्य के माध्यम से कथानक के पीछे छिपे जो धागे होते हैं उनको वह सभी के सम्मुख रखता है। कई बार हम देखते हैं कि वास्तववादी नेपथ्य की जरूरत नहीं होती। कई सारे नाटक होते हैं, विशेष रूप से जो व्यावसायिक रंगमंच हमें नजर आता है, वहां पे हम देखते हैं कि फ्लैट सीन खड़े किए जाते हैं, जो भी उसमें जिस प्रकार का भी उसमें वर्णन किया गया है लेखक ने, वह सब कुछ खड़ा कर देते हैं। लेकिन प्रायोगिक रंगमंच, जिसे इमेच्योर थिएटर कहा जाता है, कि हम हमारे जैसे सारे जो छात्र सभी नाटक कर रहे हैं, तो हम जिस प्रकार का नाटक करते हैं, हम सब कुछ इतना बड़ा नेपथ्य खड़ा नहीं कर सकते, लेकिन सूचक रूप में भी जो है नाटक का नेपथ्य खड़ा किया जाता है। वहां पे दरवाजा हो इसकी आवश्यकता नहीं, लेकिन केवल एक चौखट भी जो है वह बता देती है कि यहाँ से एक अलग है और यहाँ पे एक चौखट आती है, तो यहाँ पे एक दरवाजा है और यहाँ से जो है इसका अवकाश भिन्न है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सूचक रूप में भी जो है नेपथ्य का प्रयोग जो है आजकल बहुत ही उम्दा रूप से किया जा रहा है। इसी के साथ आगे हम बात करते हैं इसी पर कि एक दो उदाहरण, जैसे कि दर्दपोरा नामक हमने एक एकांकी की थी, कि जो एक जिसे कश्मीर के एक गांव से जुड़ी हुई वह कथा है, कि हाफ विडो जिसे कहा जाता है, कि उनका जीवन अत्यंत जिसे हम कहेंगे कि दर्द भरा वहां का जीवन है दर्दपोरा का। तो वहां पे आवश्यकता नहीं, वह पूरा नाटक कब्रिस्तान में खेला गया है। वहां पे कब्रिस्तान खड़े करने की कोई जरूरत नहीं, वहां पे केवल हमने जो कैंटिले पौधे होते हैं उनकी एक इस प्रकार की रचना बना दी थी
कि जो उसका एक भाव दे और उसी के साथ उस एकांकी का जो विषय है वह भी पहुंच जाए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं एक सूचक पद्धति से भी नेपथ्य की रचना हम कर सकते हैं, कि हम ना सोचे कि हमारा इस प्रकार का महाविद्यालय है कि हम तो इन सबको खड़ा नहीं कर सकते, लेकिन अब सूचक पद्धति से भी नेपथ्य खड़ा करते हैं तो वह भी अत्यंत अभिनंदनीय बात होती है। यहाँ पे जरूर मैं इसका उल्लेख करना चाहूंगी कि कफन नामक एकांकिका का प्रस्तुतिकरण युवा महोत्सव में आपके महाविद्यालय में विद्यालय ने किया था और मैं वहां पे उपस्थित थी। तो इसी प्रकार से अत्यंत सुंदर प्रस्तुति वहां पे आपकी की गई थी। तो जरूर आप इसी एक सूचक जिसे हम कहते हैं रंगमंच की ओर, जो आज का रंगमंच है उसे लेकर आपके महाविद्यालय ने उसकी प्रस्तुति की थी, जो अत्यंत अभिनंदनीय बात है। तो इस प्रकार का रंगमंच जो है वह आज आगे बढ़ता हुआ हमें नजर आता है। एक साइलेंट स्क्रीन नामक एकांकिका थी, तो जिसमें प्रकाश और नेपथ्य दोनों का देखिए कि किस प्रकार से सामंजस्य हमें नजर आता है, कि उसमें एक घर है और घर के चौखट के बाहर एक व्यक्ति खड़ा है, घर के अंदर एक लड़की है और बाहर एक लड़का खड़ा है। संपूर्ण एकांकिका में प्रकाश इस रूप से है कि जो अंदर जो लड़की है वहां पे एक बहुत ही कम प्रकाश है, थोड़ा सा अंधेरा है, और बाहर जो लड़का है वहां पे पूर्ण सफेद प्रकाश है। तो यहाँ पे विषय जो आशय था वह इस प्रकार से पहुंचाया गया था कि अंदर नकारात्मकता है और सकारात्मकता बाहर है, और अंत में पूर्ण वह सफेद प्रकाश में जो है पूरी एकांकिका जो है वह ढल जाती है। तो इस रूप से केवल प्रकाश योजना ये केवल प्रकाश देने का कार्य नहीं करती, दर्शकों को केवल पात्र दिखाई दे इतनी ही उसकी भूमिका नहीं होती, तो उसके साथ आशय और विशेष विषय पहुंचाने का कार्य भी जो है वह प्रकाश योजना भली भांति करती है। आते हैं संगीत संयोजन की ओर। संगीत संयोजन की बात करेंगे कि प्रसंग के अनुसार हम देखते हैं कि संगीत जो है नाटक में पिरोया जाता है। संगीत के कारण प्रसंग घटना अधिक प्रभाव उत्पन्न करती है। इसमें विशिष्ट वाद्य का प्रयोग कई बार किया जाता है, जैसे कोई आध्यात्मिक अवस्था से या फिर आध्यात्मिक विषय से जुड़ा कभी नाटक होता है तो वहां पे विशेष रूप से बांसुरी का प्रयोग किया जाता है। संपूर्ण जो म्यूजिक है उसमें जो संगीत है वह बांसुरी से जुड़ा हुआ रखा जाता है। उसकी भाव भावनाओं के अनुसार आलाप डाले जाते हैं जो दर्द महसूस कराए, इस प्रकार से जो है संगीत की योजना वहां पे की जाती है। उसी के साथ सुबह की पंछियों की चहचहाहट हो, अंधेरी रात हो, उसका गूढ़ स्वर हो, यह संगीत से उभारा जाता है। तो विविध भाव जो है वह संगीत के माध्यम से नाटक में अधोरेखित होते हैं। जरूर मैं आपको बताना चाहूंगी, हम केवल संगीत के विषय में सुनते हैं या फिर आप पढ़ेंगे संगीत योजना के बारे में, लेकिन सोलापुर की एक विशेषता मैं आपको बताना चाहूंगी कि राज्य नाट्य स्पर्धाएं जो पूरे महाराष्ट्र में होती है उसमें सोलापुर ने भी प्रतिनिधित्व किया था। और सोलापुर का जब नाटक अंत में उसकी प्रस्तुति की गई थी तो उस नाटक में सोलापुर के एक संगीतकार है प्रशांत देशपांडे जी। तो प्रशांत देशपांडे जी ने एक मिनट, तो प्रशांत देशपांडे जी ने हम देखते हैं कि पूरे नाटक में जो है उन्होंने लोक संगीत का प्रयोग किया था। तो ये जो है कि इस प्रकार से कि लोक संगीत के माध्यम से भी हम देखते हैं कि उन्होंने उस नाटक को एक अलग रूप में उभारने की कोशिश की, जिसके कारण अंतिम स्पर्धा में मतलब अंतिम जो सारे महाराष्ट्र के सारे नाटक वहां पे आते हैं, मुंबई में जो आखिरी स्पर्धा होती है वहां पे कई वर्षों तक उन्होंने प्रथम पारितोषिक प्राप्त किया। तो एक अलग संगीत की योजना करना, नाटक के अनुसार उस संगीत को पिरोना, यह भी एक विशेष कला होती है जो एक नाटक के महत्वपूर्ण तत्व के रूप में उभर कर आती है। इसी के साथ बैक स्टेज आर्टिस्ट की भी मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि केवल हमें पर्दे के सामने के कलाकार नजर आते हैं, लेकिन रंगमंच से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं उसमें बैक स्टेज आर्टिस्ट भी उतने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये पर्दे पर जितना नाटक घटित होता है उससे भी अधिक नाटक पर्दे के पीछे घटता है, क्योंकि प्रकाश हो, संगीत हो, नेपथ्य हो, निर्देशक हो, और उसी के साथ जो मंच पर हमें कलाकार नजर आते हैं सारे, उनका पहराव बदलना हो, नेपथ्य में बदलाव हो, कि कई बार हम देखते हैं कि बगीचे से एक ब्लैकआउट में अर्थात अंधेरे के पश्चात जो आने वाला अगला प्रवेश है उसमें अचानक से हमें घर नजर आता है, ऑफिस नजर आता है। तो ये जो सारे बदलाव करने वाली जो टीम होती है वह भी बैक स्टेज के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो उनका भी योगदान जो है नाटक से जुड़ी हुई इन सारी बातों में उनका भी योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है।
आगे हम आते हैं केश वेशभूषा की ओर। थोड़ी सी हमने चर्चा इस पर कर ही दी थी कि जैसे कि केश वेशभूषा पात्रों को अधिक विश्वासपूर्ण बनाती है, विश्वसनीय बनाती है। पहराव कैसा हो से लेकर उनका रंग हो, कपड़ा किस प्रकार से हो, इसका भी विचार जो है वह केश वेशभूषा में किया जाता है। अभिनेता पात्र में पूरा ढलने के लिए सहायभूत ये सारी जो बातें होती है, उसमें केश वेशभूषा भी अत्यंत महत्वपूर्ण बात होती है। फिर कोई अधिक आयु की कोई व्यक्ति हो या फिर कोई अलग ही कोई विचित्र प्रकार का कोई पात्र हो उसमें, तो ये सब कुछ अगर दर्शकों के समक्ष जब लाया जाता है तो इन सब का विचार किया जाता है कि वह किस प्रकार के कपड़े पहनता होगा, वह किस प्रकार से रहता होगा, उसकी दाढ़ी किस प्रकार से बड़ी होगी, उसके बाल किस प्रकार से होंगे, वह किस रंग के कपड़े पहनेगा, किस रंग के कपड़े वह नहीं पहनेगा। इन सारी बातों का विचार कर कर केश वेशभूषा के साथ हम देखते हैं कि प्रस्तुति नाटक की जाती है। एक रूप से देखा जाए तो कला का स्थान ही जो है अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कलाकार होना, कला की प्रस्तुति, यह ईश्वर की देन मानी जाती है। और सभी नाट्यशास्त्र कोर्स के यहाँ पे छात्र हैं, तो आपके लिए मैं कुछ कट्यार काळजात घुसली, यह एक अत्यंत प्रसिद्ध नाटक है। उसमें दार्वेकर जी ने लिखी हुई कुछ चंद पंक्तियां आप सभी के समक्ष में रखना चाहूंगी। उसमें वे कहते हैं, विद्या और कला के बीच का जो भेद है उसे वे उसमें स्पष्ट करते हैं। उस भेद को स्पष्ट करते हुए वे वहां पे बताते हैं कि विद्या के लिए केवल दिमाग काफी है, विद्या के लिए केवल दिमाग काफी है, परंतु कला के लिए दिल और दिमाग दोनों की आवश्यकता है। विद्या पहेलियां सुलझाती है तो कला पहेलियों को जन्म देती है। विद्या ताल की तरह है, वह सीखी और सिखाई जा सकती है, परंतु कला जो होती है वह कला लय की तरह होती है, जो तन मन में बसनी चाहिए और जन्म लेते समय वहां से ले आनी चाहिए। ऐसी कला से आप सभी छात्र जुड़े हैं। यह कला आपके व्यक्तित्व विकास में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, यह मेरा पूर्ण विश्वास है। कला व्यक्ति को संवेदनशील बनाए रखती है, आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। नाट्य कला आपके संपूर्ण व्यक्तित्व पर छवि छोड़ जाती है। आपकी वाणी, उच्चारण समवेत विचारों की प्रभावी ढंग से सभी के समक्ष आपके विचारों को रखना हो, इस पद्धति को भी वह सुधार लाती है। इस पद्धति में भी यहाँ तक कि आपका उठना बैठना हो, चाल हो, इन सभी पर उसका परिणाम जो है गहरा नजर आता है। व्यक्तित्व अधिक प्रभावी बन पड़ता है, आपकी एकाग्रता भी बढ़ती है। कला से आपका बौद्धिक, शारीरिक, भावनिक, मानसिक, सामाजिक विकास होता है। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में जाए, विशेष रूप से जो सारे छात्र सुन रहे हैं उनके लिए कि बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं कि आप में से आगे चलकर कोई कलाकार बने, कोई अभिनेता बने। बनता है तो ये हमारे लिए आनंद की ही बात है, लेकिन आप चाहे जिस क्षेत्र में भी जाए, लेकिन आपको एक अलग पहचान देने का कार्य जरूर यह कला करती है, विशेष रूप से नाट्य कला। क्योंकि संपूर्ण व्यक्तित्व विकास का एक केंद्र अगर देखा जाए तो जो है वह नाट्य कला में हमें नजर आता है। एक उदाहरण आपके लिए, सारे छात्रों के लिए देना चाहूंगी कि कई बार हम कला विषय के जो छात्र होते हैं वह हमेशा से अपने आप को बड़ा ही कम आंका करते हैं कि हमारा क्या है, हम केवल भाषा विषय के छात्र हैं। लेकिन आप अगर अपने हुनर को पहचानते हैं तो किस प्रकार से आप अपने आप को एक अलग स्तर पर ले जा सकते हैं। अतुल कुलकर्णी आप सभी को पता होंगे, रंग दे बसंती हो या फिर कई सारे उनके अभी वेब सीरीज बंदिश बैंडिट्स में भी वे नजर आए। तो अतुल कुलकर्णी हमारे सोलापुर के हैं। तो दयानंद में जब वे पढ़ रहे थे, बीकॉम कर रहे थे, तो अत्यंत सामान्य बुद्धि के वे छात्र थे। ना ही कोई उनकी पहचान थी, ना ही उन्हें कोई जानता था। लेकिन स्नेह सम्मेलन एक बार दयानंद में हुआ और उसमें उन्होंने एक छोटी सी भूमिका निभाई। परंतु उस स्नेह सम्मेलन, उस नाटक के पश्चात उन्हें इस प्रकार की प्रसिद्धि मिल गई, हर कोई उन्हें जानने लगा और उनकी चर्चा होने लगी कि तब उन्हें उनमें जो हुनर है, छुपा हुआ हुनर है, उसका परिचय हुआ। और उसी हुनर को उन्होंने तलाशा और तराशा और आगे हम देते हैं कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD तक वे जहाँ पहुंचे और इस फिल्म जगत को हम कहेंगे कि सोलापुर का एक प्रतिभाशाली सितारा जो है उनके रूप में मिल गया। तो इस रूप में हम कहेंगे कि कला आपको एक व्यक्तित्व प्रदान करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कला में बसी जो सर्जनशीलता है, नवीनता है, हमेशा हमें एक सकारात्मकता को संजोए रखती है। नकारात्मकता को हटाकर सकारात्मक नजरिया देने में हमेशा से वह कार्य करती है। आज के जो सभी छात्र यहाँ पे उपस्थित है, कला में रुचि रखने वाले सभी दर्शकों के लिए एक अंत में मैं एक काव्य नाट्य की जो है एक प्रस्तुति करने की अनुमति चाहूंगी
कि मुझे लगता है कि बहुत सारे विषयों को मैंने आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया है। अभिनय क्या है और किस प्रकार से रंगमंच से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं। ये सारी असल में देखा जाए तो सारी प्रैक्टिकल की बातें हैं। तो कभी अवसर मिले कि हम सभी ऑफलाइन के माध्यम से जुड़ जाए तो शायद इस विषय को और भी हम गहरे रूप से थोड़ा-सा समझ पाएँगे और मुझे भी कुछ सीखने मिलेगा जब आपके सम्मुख इस प्रकार से मैं अपना विषय रख पाऊँगी। अब ऑफलाइन तो नहीं, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से काव्य नाट्य आपके समक्ष जब भी मैं रखने की अब मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं पूर्ण रूप से इससे परिचित हूँ कि कई सारी मर्यादाएँ हैं। यहाँ पे नाटक तो मैं प्रस्तुत नहीं कर सकती, ना ही यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत हिल भी सकती हूँ, लेकिन फिर भी इस कविता के माध्यम से मैं आपको थोड़ा-सा उससे परिचित करवाऊँ। यह मेरा एक छोटा-सा प्रयास रहेगा, जो शायद आपको पसंद आ जाए, ऐसी मैं अपेक्षा करती हूँ। तो ऑनलाइन के मोड पर एक काव्य नाट्य आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत कर मैं अपने वाणी को विराम दूँगी। लेकिन कविता मराठी की है। ज़रूर आप सभी मराठी भी भली-भाँति जानते हैं, तो मराठी का एक काव्य नाट्य आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूँगी। कवयित्री हैं इसकी लोहकरे जी। तो लोहकरे जी की एक कविता है धरणी माय और इस धरणी माय को आपके सम्मुख रख रही हूँ। सुजाता लोहकरे जी की कविता है धरणी माय। माझं लगीन ठरवलं तवा बामण लावता, माझं लगीन ठरवलं तवा बामण लावता, अगो मिलिटरीत हाय तुझा नवरा, सैनिकाची बायको म्हणून मिरवशील निसता तोरा. तसं खरंच होतं म्हणा त्याचं बी, तसं खरंच होतं म्हणा त्याचं बी, त्याला तरी कसं असावं ठाव, आम्हा बायका माणसांच्या दुखण्याचं न्यावं. आता वर्षातनं एका महिन्याच्या सुट्टीवर येतो बघा नवरा, आता वर्षातनं एका महिन्याच्या सुट्टीवर येतो बघा नवरा. एवढाच आमच्या जीवाला पावसाळा, पोरा थोरांचं करण्यात जातेत वधीस कस तरी, पण रात्रीच्या डोळ्याला मातूर निसत्या उन्हाच्या झळा. खरी तुम्हाला गोष्ट आहे सांगायची कारगिलच्या येळेला घडलेली, खरी तुम्हाला गोष्ट आहे सांगायची कारगिलच्या येळेला घडलेली. 4च दिवस झालते बघा ह्यासनी येऊन, आणि सवती सारखी तार येऊन धडकलेली. लगेचच निघा म्हण, लगेचच निघा म्हण. म्या म्हणते तुमच्या त्या साहेबासनी बायका पोरं हाय ती का नाही ती. मॉप चिडले, चढफडले, पाया पडले, पर ह्यांच्या चेहऱ्यावरची रेष सुद्धा खाल्ली नव्हती. माझ्या नशिबानं जायला गाडी होती पाट्ट 4ला, पर रात्रीचे 12 वाजूस्तवर लगामच नव्हता माझ्या तोंडच्या पट्ट्याला. त्या पाकिस्तान्यासनी हकलण्यासाठी मन युद्ध करायचं, पर म्या विचारते त्यांनी इतकात घुसून बसस्तवर कशा पायवर डोळं झापायचं. आणि तुमचा तो कोण नवाजाचा शरीफ का फरीद, मी असते तर त्याचं भांडून भांडून भुसकाटच पाडलं असतं. आव हसताय काय, हिंदी भाषा में आता है मेरे को भी भांडने को, लई सोपं असतं. वो पड़स की अमीना है ना, उसके साथ परसों ऐसी भांडी थी कि तेरे मुंह को कौन लगेगा गे, बोल के वो घर में जाको दड़ी थी. अव न्या तर एक डाव मला तुमच्या त्या शरीफाकडं, मग घेते मी बघून त्याचं. आणि नसल ना जमत तर द्या सोडून ती नोकरी, खाऊ इथंच दोघं मिळून 4 घास कष्टाचं. माझ्या तोंडची अख्खी वाफ निवल्यावर लहान लेकरागत मला जवळ घेऊन माझा नवरा बोलला. माझ्या डोक्यावरून फिरणाऱ्या त्याच्या हातातली माया पार काळजात उतरली आणि जीवानं त्याचं शबुदन शबूद झेलला. मला म्हणला, अगं येडे, त्या अमीनाशी नुसत्या एका भांड्यासाठी जीव तोडून भांडतीस. अगं येडे, त्या अमीनाशी नुसत्या एका भांड्यासाठी जीव तोडून भांडतीस, आणि ही तर आपली धरणी माय जी समद्यांचा सांभाळ करती, तिचा विचार करायला विसरतीस. अगं पगार मिळतो मला, अगं पगार मिळतो मला माझ्या धरणी मायचा करण्यासाठी सांभाळ. माझ्या मरणाला नग भिऊस, माझ्या मरणाला नग भिऊस, असं एकल्या दुकल्याच्या मरणानं काही कोसळत नाही आभाळ. आता एक ना एक दिस हायच की समद्यासनी जायचं, आता एक ना एक दिस हायच की समद्यासनी जायचं, पर माझ्या मरणाला ह्याच्यासारखं पुण्याचं दुसरं कारण पुन्हा नाही गावायचं. त्या दिवशी ह्यो असा इतक्या मोठ्या काळजाचा नवरा मला दिला, म्हणून मनातनच कितक्यांदा तरी आभार मानले म्या देवाचे.
ती उरली सुरली रात मातूर, ती उरली सुरली रात मातूर तडकलेल्या जमिनीवर बळी कोसळावा तशी कोसळली त्याच्या मस्ती वाट. हन पाटला भान आलं तवा मनाची धरणी निथळत बिभती आणि ठिपकत बिभती डोळ्या वाट. तसंच घट मन करून शान समदावरून पार गल्लीच्या कोपऱ्यापातूर गेले ह्यासने सोडाया. चिटपाखरू बी नव्हतं बघा तवा रस्त्यावर. तवा त्या अंधारागत गडदवानी मिठी मारून म्हणला माझा राया, आज बिनघोर झालंय बघ काळीज माझं, आज बिनघोर झालंय बघ काळीज माझं, कारण धीराची हायस तू या धरणी मायवानी. तुझ्या डोळ्यातल्या पाण्याचे डोंगर नाही आडवे लावलेस माझ्या समोर. अशीच ताठ मानेनं जग वाघिणी सारखी. तवा तवा त्यांच्याच मस्तकावर हात ठेवून, तवा त्यांच्याच मस्तकावर हात ठेवून मग मुक्यानच म्या आण घेतली ताठ राहून जगण्याची. अनबुटाचा आवाज पार कानापल्याड गेल्यावर कपाळाच्या कुकवावर टेकवली मी चिमूटभर माती त्यांच्याच पायाखालची. अंधळणी मायला म्हणलं तुझ्याच वाटीत घातलेलं माझं कुकू आता तूच सांभाळायची धरणी माये, आता तूच सांभाळायची, आता तूच सांभाळायची. धन्यवाद. आशा है कि मैं विषय को न्याय देने में थोड़ी बहुत सफल रह पाई. आप सभी के गुरुजनों के आशीर्वाद से मैं अपने विषय को रखने का मैंने प्रयास किया. इस अवसर के लिए मैं पुनः एक बार आप सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ. धन्यवाद. धन्यवाद. अब धन्यवाद ज्ञापित करने का समय आया है और बारी मेरी है. विठ्ठलराव शिंदे कला महाविद्यालय टेंभुर्णी IQAC अंतर्गत हिंदी विभाग नाट्यशास्त्र प्रमाणपत्र कोर्स और आज अंतिम पुष्प पिरोने के लिए जिनको निमंत्रित किया था वो प्राध्यापिका ममता भूली जी. मुझे आपसे शिकायत है कि आपने वाणी को विराम क्यों दिया, क्योंकि आपके वाणी से झरने वाले शब्दों से महक तो आती थी लेकिन शहद भी टपकता था. बोलने का अंदाज क्या हो, इसका एक सुंदर उदाहरण सोलापुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत ममता जी आपने अंत में कहा कि आपने कोशिश की विषय को न्याय देने की. मैं कहूंगा आप एक सच्ची कलाकारा हो. आपने विषय को न्याय देने के लिए विषय के प्रति आपने 100% समर्पण दिया और आपने सच में विषय को न्याय दे दिया. आप उसमें सफल रहे. आपके बोलने का अंदाज इतना सुंदर है कि सभी श्रोता मन ही मन में सोचते होंगे कि हम पैसे ही है. अब बोलती रहो, हम सुनते रहे. एक नजाकत आप में है जो आपके मम्मी से आपको मिली. आप दोनों का नाटक के प्रति जो समर्पण है उसके लिए मैं सलाम करता. गणतंत्र के दिवस पर आपने, कल गणतंत्र दिवस है और उसके पहले दिन आपने जिस कविता को नाटकीय अंदाज में सबके सामने प्रस्तुत किया, मैं कहता हूं हम सब भारतवासियों को आपने गणतंत्र दिवस की इस कविता के बहाने शुभकामनाएं. जो कलाकार विषय को समर्पित होता है वही कलाकार विषय को उठाने में, खड़ा करने में और ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सफल होता है. अब बिल्कुल सफल हो गई. मैं मेरे कॉलेज की ओर से, विभाग की ओर से, हिंदी अध्ययन मंडल की ओर से और हमारे जितने भी हिंदी भाषा और हिंदी परिषद के जितने भी अध्यापक हैं उनकी ओर से आपके प्रति फिर से एक बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं. मेरा कॉलेज, जिस कॉलेज ने नाटक में हुकूमत तो नहीं लेकिन थोड़ी सी चमक दिखाई. मेरा छोटा सा कॉलेज है लेकिन इस कॉलेज ने महाराष्ट्र को एक बड़ा कलाकार दे दिया. तानाजी गलगुंडे जिन्होंने सैराट के अंतर्गत काम किया था, मुझे फक्र है वो मेरे विषय का हिंदी का छात्र है.
आज जितने भी पटल पर लोग हैं उनके प्रति भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। पटल पर आज इचलकरंजी कॉलेज से डॉक्टर संपतराव जाधव है, डॉक्टर दत्तात्रेय अनारस से है, डॉक्टर गंगाधर बिराजदार है, डॉक्टर दादा साहेब खांडेकर है, डॉक्टर अपर्णा कुसेकर है। इन सभी अध्यापकों के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे प्रेरणा स्रोत और जिनकी वजह से ऐसे सुंदर कार्यक्रम का आयोजन करने की हम कोशिश करते हैं, हमारे कॉलेज के प्रधान आचार्य डॉक्टर महेंद्र कदम जी, उनके प्रति भी मैं आभार ज्ञापित करता हूँ। मेरे कॉलेज के सभी अध्यापक, मेरे सहकर्मी और मेरे पूरे छात्र, इनके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करना मैं मेरा कर्तव्य समझता हूँ। मैं उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और मेरे प्रधान आचार्य के अनुपस्थिति से यह आज का जो कार्यक्रम है ये संपन्न हुआ, इस तरह की घोषणा करता हूँ। फिर से एक ममता जी, फिर से एक बार आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद कि भगवान आपको हमेशा खुश रखे। आपकी जुबान से झरने वाले शब्द बेहद सुंदर है। हिंदी बोलने का जो अंदाज है उसके लिए मैं सैल्यूट करता हूँ आपको। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।